नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान और मंदो खेल साहब की जो लड़ाई है अब वो एक दूसरे स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। हम ये समझे थे कि 24 घंटे के अंदर जो है मामला कुछ ठंडे हो जाएंगे, लेकिन मामला मजीद भी गर्म हो गया है। ऑपोजिशन ने जो है उसने आज ये फैसला किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आएंगे। ऑपोजिशन के लोगों से जब मेरी बात हुई कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं और ये आप लोगों ने ये फैसला क्यों किया, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान और मंदो खेल साहब की जो लड़ाई है अब वो एक दूसरे स्टेज के ऊपर पहुँच चुकी है। हम ये समझे थे कि 24 घंटे के अंदर जो है मामला कुछ ठंडे हो जाएंगे, कुछ रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद दोनों साइड्स को जो है कुछ एहसास होगा कि शायद बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी हो गई थी प्रोग्राम के अंदर, अब ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन मामला मज़ीद भी गर्म हो गया है। और वो किस तरह हुआ है? वो इस तरह के फिरदौस आशिक अवान ने मंदो खेल साहब को जो है वो 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, ये नोटिस आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। मुनीर लॉ एसोसिएट्स हैं जिनके ज़रिए ये नोटिस जो है वो मंदो खेल साहब को भिजवाया गया है। फिरदौस आशिक अवान ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया। अच्छा, ये जो नोटिस भेजा गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले ज़रा मैं नोटिस की थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लूँ। उसमें ये लिखा गया है, मैं लुबे लुबाब उसका जो है वो मैं आपको बता दूँ। उसमें ये लिखा गया है कि जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा बड़ी एक इज़्ज़तदार और स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर हैं और वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करती हैं और उनके साथ जो है वो टेलीविज़न के ऊपर जो है वो हरासमेंट और डिसरिस्पेक्ट हुई है और उनके रोल को जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जी 9 तारीख को जो है वो 9 जून को कल तक जावेद चौधरी साहब का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने शिरकत की और उसके दौरान जो है वो मंदो खेल साहब ने बड़ी नाजिबा किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें करप्ट कहा गया। तो उन्होंने इसमें ये लिखा है कि जी आपके ये तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो ये झूठे थे, इसका कोई फाउंडेशन नहीं थी, इसकी कोई बेसिस नहीं थी और आपने जो है वो उनकी रेपुटेशन जो है उसे ख़राब करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उसमें ये लिखा है, चौथी शिक ये लिखी हुई है कि जी आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, खुद आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको एहसास होना चाहिए था कि किसी के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए थे, गालम गलोच नहीं की जानी चाहिए थी और ख़ास तौर पर खातून के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी इन स्टेटमेंट्स की वजह से जो है वो उनके खिलाफ एक पूरी मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ चलना शुरू हो गई, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर 5वीं शिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। 5वीं शिक के अंदर वो ये लिखती हैं, मैं जरा पहले इंग्लिश में आपको सुना दूं। उस पर लिखा है जी, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट योर डिरेंज्ड बॉर्डरलाइन साइकोटिक एक्शंस दैट टू ऑन लाइव टेलीविजन required a mountain of courage which you did not possess on your own whims but was chemically induced। उन्होंने कहा आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप ये इस किस्म की बातें कर दें, आपके ऊपर किसी किस्म का असर हुआ हुआ था, आपके ऊपर किसी केमिकल का असर हुआ हुआ था। That is, you were intoxicated for the entirety of the program and the incident in discussion, and that due to you not being in your senses you made such remarks which you might have not done while sober। उन्होंने ये कहा है कि जी आप नशे की हालत में थे, आप नशे की हालत में थे और इसकी वजह से आप जो कुछ मुंह में आ रहा था वो बुड़बुड़ा रहे थे, आपको खुद समझ नहीं आ रही थी और अगर आप सोबर होते, अगर आप नशे में ना होते तो फिर शायद आप इस किस्म के इल्ज़ामात ना लगाते। The fact that my client called the police when she realized your condition, और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पुलिस को बुलाया and you swiftly left the premises to escape interrogation shines light on the situation। और उसके बाद आप मंदो खेल साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी आप जो है उसके बाद वहाँ से भाग गए क्योंकि आप नशे की हालत में थे। As a member of parliament and even before that a Muslim, you ought to have known the gravity of your actions। आपको एक मेंबर होने के नाते एहसास होना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं और ख़ासतौर पर एक मुसलमान होने की खातिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। बहरहाल उसमें फिर आगे जाके ये लिखा हुआ है कि जी आपकी इन स्टेटमेंट्स की वजह से मुझे मेरी इज्जत के ऊपर हरफा है और अब जो है वो जो कहा गया है वो ये है कि जी 14 दिन के अंदर अंदर आप इस सिलसिले में माफ़ी मांगें
और अपनी ये जो आपने डिफेमेटरी किस्म की स्टेटमेंट दी है जिसपे उनको मुबैना तौर पर बदनाम किया गया है, आप ये वापस लें, इसके ऊपर अपोलोजाइज करें और आप 1 अरब रुपया जो है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे जो है वो आप अदा करें और इसके साथ साथ 40 लाख रुपए जो है वो लीगल फीस भी जो है वो, यानी तकरीबन 1 अरब और 40 लाख रुपए जो है वो मंदो खेल साहब जो है वो पे करें। और अगर आपने ये ना किया तो फिर आपके खिलाफ जो है वो लीगल राइट का जो है, लीगल एक्शन लेने का राइट जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास है। एक बात। अब ये है उस पूरा नोटिस का लुबे लुबाब। अब यहाँ पे बात ये है कि जहाँ तक बात है नशे की, कि जी नशा किया हुआ था मंदो खेल साहब ने, या वो पता नहीं शराब की बात कर रही हैं, नशे की मुझे नहीं पता, लेकिन यही है कि जी आप अपने सेंसेस में नहीं थे, तो इसको तो चेक नहीं किया जा सकता। जाहिर बात है, अब किस तरह चेक किया जा सकता है कि वो नशे की हालत में थे या नहीं थे। एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें कहा गया है कि जी आपने गालम गलोच की और आपने इल्ज़ामात लगाए, तो इल्ज़ामात तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है मेरे ख्याल में अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाती हैं। वो लोगों को चोर, डाकू, लुटेरा और इस किस्म के इल्ज़ामात तो लगाती रहती हैं, करप्ट कहती हैं, सब कुछ कहती हैं, तो वो तो हर जगह बैठ के इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, वो तो खुद भी करती हैं। जहाँ तक गालम गलोच का ताल्लुक है, जो वीडियो सामने आई है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि वो वीडियो पूरी नहीं है, ठीक है। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक वो वीडियो जो है मोबाइल फोन से बनी हुई है। और तीसरी बात ये कि गाली जो सुनाई दी गई है वो तो सिर्फ और सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहिबा की सुनाई गई, जिसमें उन्होंने क्लियर कट मंदो खेल साहब को एक अदद गाली दी है। अब मुझे क्या लगता है इस कानूनी नोटिस का क्या होगा, मैं नहीं समझता इस कानूनी नोटिस से कोई फर्क पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जी वो केस हो जाएगा, उस केस में जो है दोनों पार्टियां जो है वो उलझ जाएंगी और ये मामला जो है वो लटकता रहेगा, चलता रहेगा। इस किस्म के कई डिफेमेशन के केसेस जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों के अंदर रुल रहे हैं और उनका किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होता। लेकिन बहरहाल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है वो आप समझ लें कि राउंड 2 खोल दिया है और राउंड 2 के अंदर अब ये लड़ाई जो है वो चली गई है। एक बात, जहां पे इन दोनों की लड़ाई की बात हो रही है वहां पे एक और डेवलपमेंट भी हुई है। ऑपोजिशन ने जो है उसने आज ये फैसला किया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आएंगे। और तहरीक अदम एतमाद जिस वक्त अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वक्त वो तकरीबन प्रिंट हो चुकी है या मेरे ख्याल में फाइनल स्टेजेस के ऊपर हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि जब इसकी एडिटिंग हो तो आप वो देख भी सके अगर मेरे हाथ में वो आ गई तो। लेकिन ऑपोजिशन ने अब ये फैसला किया है। ऑपोजिशन के लोगों से जब मेरी बात हुई कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं और ये आप लोगों ने ये फैसला क्यों किया है, तो उनका ये कहना है कि जी हम कासिम सूरी साहब के रवैये से बहुत तंग आ गए हैं। वो ऐवान में बैठ के जो है वो हाउस को चलाना उनको आता नहीं है, वो बदतमीजी करते हैं, ऑपोजिशन के रहनुमाओं से बदतमीजी करते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। यहाँ तक कि मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर जब इख्तिलाफ राय होता है और इसके ऊपर डिबेट हो रही होती है तो वो मौका भी नहीं देते कि लोग जो हैं वो अपनी बात कर सकें। और उनका बात करने का सलीका लोगों के साथ वो बड़े बदतमीजी वाला है। और ख़ास तौर पे ये भी उन्होंने कहा कि जी कासिम सूरी साहब जो हैं वो तो खुद एक स्टे ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर जो है इस वक्त असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे एग्जाम्पल दी गई कि जी अयाज सादिक साहब के हवाले से कि अयाज सादिक साहब के खिलाफ जो फैसला आया था तो वो सीधा जो है वो एक री इलेक्शन के लिए चले गए थे। तो कासिम सूरी साहब जो हैं वो तो सिर्फ एक स्टे की बुनियाद के ऊपर ऐवान के अंदर बैठे हुए और उनके पास ये सीट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्या इस वक्त ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं? जाहिर बात है आपको एक मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर आप कासिम सूरी साहब को उनके ओहदे से हटाना चाहते हैं। तो अगर तो यहाँ पे जहांगीर तरीन वाला वो रोल आ गया और जिस तरह आप जानते हैं कि इसी ऐवान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेट की सीट जीतने में कामयाब हुए थे, तो फिर तो अपसेट हो सकता है। लेकिन अगर कोई इस किस्म की मूव ना हुई तो मैं नहीं समझता कि कासिम सूरी साहब के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी। ये नाराजगियां वगैरह, और बाय द वे ये कासिम सूरी साहब के साथ जो ऑपोजिशन का मसला है ये कोई अब से नहीं है, ये 3 साल से ही चल रहा है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, कासिम सूरी साहब को और इसके साथ साथ स्पीकर साहब को, असद कैसर साहब के दोनों को, तो असद कैसर साहब के साथ फिर भी ऑपोजिशन का कुछ वर्किंग रिलेशनशिप है, जबकि उनके साथ भी जो है शाहिद खान अब्बासी साहब की बड़ी तूतू मैमे हो चुकी है। आपको याद होगा उन्होंने एक दफा कह दिया था कि मैं आपको जूता उठा के मारूंगा, विच वॉज बिलो द बेल्ट। कहना नहीं चाहिए था, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तो कतई तौर पर नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कासिम सूरी साहब के साथ तो बिल्कुल ही किसी किस्म का ऑपोजिशन का कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं है। बड़ा ही स्ट्रेन्ड किस्म का रिलेशनशिप, आपस में लड़ाई झगड़े वाला रिलेशनशिप रहा है। अब ये नेक्स्ट स्टेज पे आ गया है कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑपोजिशन ने फैसला कर लिया है। क्या ये कामयाब होती है तहरीक या नहीं, ये वक्त बताएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।